हिंदी की बिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी पाठ्यक्रम का प्रारंभिक व्याकरण। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के भेद, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास तथा तत्पुरुष समास। तो प्रस्तुत है समास के भेद। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग हिंदी में समास के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग को या मेल को समास कहते हैं। और समास के परंपरागत 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो परंपरागत या सामान्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए 6 के बारे में ही करके बात करते हैं और उससे जहाँ से प्रश्न पूछाते हैं उसे भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि इसमें मूल शब्द के पहले एक पूर्व पद जुड़ा होगा और वही पद प्रधान होगा। ठीक है, और पूर्व पद क्या होता है, इसमें पहला पद या पूर्व पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। ठीक है, ये पहले पद की पहचान है कि पहला पद जो होगा या पूर्व पद इन्हीं में से कोई एक होता है अधिकतर। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो मूल शब्द है दिन, इसके पहले प्रति लगा दिया गया है, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, आ जन्म में मूल शब्द है जन्म, इसके पहले आ उपसर्ग लगा दिया गया तो अव्ययी भाव समास बन गया। यथा संभव में मूल शब्द संभव है, इसके पहले यथा शब्द लगा दिया गया तो यथा संभव हो गया, यानी कि अव्ययी भाव समास। अनुरूप में मूल शब्द रूप है, अनु उपसर्ग लगा दिए तो अव्ययी भाव समास बन गया। भर पेट में पेट मूल शब्द है, इसके पहले भर लगा दिए तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, प्रतिकूल में यहाँ पर मूल शब्द कूल है, प्रति लगा दिए तो प्रतिकूल बन गया अव्ययी भाव समास। ठीक है, यहाँ पर हाथों हाथ यानी कि हाथ और हाथ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह से अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है जो मूल शब्द के पहले जुड़ा होता है। ठीक है, और उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर द्विग का मतलब 2 चीजें होंगी। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक, और उत्तर पद कुछ और होगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे द्विगु समास। जैसे सप्त सिंधु, यहाँ पर देखिए सप्त मतलब एक शब्द यानी कि संख्या है और सिंधु है, तो इसमें 2 चीजें हैं, तो क्या हो गया, द्विगु समास। ठीक है, दोपहर, दोपहर में क्या हो गया, पहले संख्या में पहले है संख्या 2 और उसके बाद पहर, तो इसमें संख्या भी है और शब्द भी है, तो द्विगु समास। त्रिलोक में त्रि यानी कि 3 संख्या है, लोक, तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ठीक है, नवरत्न में पहले संख्या 9 है, 9 और रात्रि। ठीक है, तो नवरत्न, इसमें नवरत्न है। ठीक है, सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीप। देखिए इसमें हर किसी में प्रथम पद संख्या है और दूसरा शब्द एक कोई अन्य शब्द है। ठीक है, सप्तऋषि में सप्तऋषि, पंचमढ़ी पंचमढ़ी। ठीक है, और इसके अलावा चौराहा में 4 राह, त्रिभुज में 3 भुजा, त्रिकोण में 3 कोण, तिरंगा में 3 रंग। ठीक है, तो जहां भी प्रथम पद क्या होगा, संख्या होगी, वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, परीक्षा में काफी इससे प्रश्न पूछ जाते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब प्रतिद्वंद यानी कि टक्कर की बात जहां पर आए। ठीक है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, यानी कि दोनों बिल्कुल टक्कर की हो। ठीक है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक पद का लोप हो, तो वह द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यानी कि द्वंद्व समास की विशेषता होती है कि उनके बीच में संयोजक पद का लोप होता है और एक संयोजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार। जैसे माता पिता, यहाँ पर देखिए दोनों शब्दों का, माता और पिता दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, पाप पुण्य अलग अलग अस्तित्व है, तो द्वंद्व समास। दिन रात द्वंद्व समास, सुख दुख, इसमें भी द्वंद्व समास है। नदी नाले, गुण दोष, देश विदेश, ऊंच नीच, आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, ठंडा गर्म, अपना पराया, इन सब में क्या है, द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें जो भी 2-2 पद दिए हुए हैं सभी अलग अलग पदों का अपना अस्तित्व है, अपना स्वतंत्र महत्व है। ठीक है, तो
यहाँ पर द्वंद्व समास होता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान है। ठीक है। उसके बाद चौथा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय का मतलब अगर देखा जाए तो कर्म के द्वारा धारण करना। ठीक है। तो जिसने भी किसी विशेष क्रिया द्वारा, विशेष कर्म द्वारा कुछ पदवी धारण कर लिया हो, वो कर्मधारय समास होता है। इसकी परिभाषा के अनुसार अगर देखेंगे तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, यानी कि कुछ विशेषता बताए, तथा उत्तर पद विशेष हो, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पर कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है। इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे नील कमल, अगर यहाँ पर देखें तो कमल क्या होता है? नील कमल। कमल वैसे देखा जाए तो अधिकतर लाल तरह का होता है। ठीक है। लेकिन नील कमल मतलब एक ऐसा कमल जो नीले रंग का है। ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी है, कुछ विशेषता है कि कमल नीले रंग का है। काली मिर्च लाल भी होती है, हरी भी होती है, लेकिन यहाँ पर काली मिर्च कहने का मतलब कि मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है। ठीक है। तो जहां भी पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष हो, वो क्या होते हैं? कर्मधारय समास होते हैं। महात्मा, महान आत्मा। ठीक है। तो कोई ऐसा है जिन्होंने अपने महान कर्मों के द्वारा अब महान हो गए। ठीक है। तो विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है एक आत्मा की या व्यक्ति की। ठीक है। चरण कमल, तो यहाँ पर क्या है? चरण कमल के समान है। ठीक है। विशेषता बताई जा रही है। कमल नयन, जो नयन यानी कि नेत्र है वो कमल के समान कोमल या सुंदर है। ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान जो प्रिय है। ठीक है। चंद्रमुख, जिसका मुख चंद्रमा के समान है। तो देखिए सब में विशेषता बताई जा रही है। मृग नयन, जो नयन यानी कि आंख है वो मृग यानी कि हिरण के आंख के समान सुंदर है। ठीक है। देहलता, क्रोधाग्नि, लालमणि, नीलकंठ, महादेव, अधमरा, परमानंद, ये सब, इन सब में क्या होता है? ये सब कर्मधारय समास है। इनमें किसी न किसी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि कर्मधारय क्या होता है? जो विशेष कर्म द्वारा अर्जित की गई उपाधि होती है। ठीक है। कुछ चीजें जैसे नील कमल में कमल लाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी विशेषता क्या है कि नीले रंग की है। या फिर कह सकते हैं इसमें पूर्व पद क्या हो? विशेषता बताए उत्तर पद की। ठीक है। तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला है बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से किसी एक विशेष या तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है। यानी कि दो शब्द मिलेंगे और उनके योग से किसी तीसरे शब्द का भाव उत्पन्न होगा। जैसे इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा उदर वाला। ठीक है। लंबा उदर यानी कि लंबे पेट वाले कौन? गणेश जी। देखिए दो शब्द मिलकर एक विशेष अर्थ बनाए, तीसरे व्यक्ति का बोध हुआ। ठीक है। दशानन, दशानन का मतलब होता है 10 आनन, यानी कि 10 मुंह वाला या 10 सिर वाला कौन? रावण। तो दो शब्दों के मेल से एक तीसरे व्यक्ति की या तीसरे वस्तु का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जैसे चक्रपाण, चक्रपाण मतलब चक्र को धारण करने वाले, तो विष्णु भगवान। ठीक है। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण। ठीक है। त्रिलोचन यानी कि तीन लोचन यानी कि तीन नेत्र वाले कौन? शिव जी। ठीक है। महावीर यानी कि बहुत महान वीर, तो महान वीर कौन है? हनुमान। ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजा वाले, ये विष्णु भगवान। ठीक है। वैसे चार भुजा कई लोगों के होते हैं, ब्रह्मा जी के, लेकिन चतुर्भुज में हम विष्णु जी को ही मानते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या होता है? जो प्रधानमंत्री हो। ठीक है। निशाचर, निशाचर मतलब, निशा मतलब रात, चर मतलब चरने वाला, जो रात में चरने वाले होते हैं, राक्षस। ठीक है। जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, पहले राक्षस क्या करते थे? रात को चलते थे। ठीक है। गिरिधर, गिरि मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करने वाले, तो कौन? गिरिधर कृष्ण है। ठीक है। तो जहां भी दो शब्दों के मेल से एक तीसरे अर्थ का भाव उत्पन्न हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। जैसे विषधर, विषधर मतलब विष को धर मतलब धारण करने वाले, कौन? सर्प। ठीक है। घन श्याम, घन मतलब घना और श्याम मतलब श्याम या काले रंग का। ठीक है। कौन? कृष्ण। ठीक है। इतने काले थे क्या? मृत्युंजय, ठीक है। मृत्युंजय मतलब जिसने मृत्यु पर विजय पा लिया हो, शिव जी। ठीक है। इन्होंने विष पिया था ना। मृगेंद्र, ठीक है। मृग इंद्र, मृग इंद्र का मतलब क्या होता है? मृग के इंद्र। तो हिरण का जो इंद्र यानी कि हिरण कब तक जीवित रहेगा कब तक नहीं जीवित रहेगा किस पर निर्भर करता है? शेर पर। ठीक है। तो इस तरह से मृगेंद्र का मतलब शेर होता है। ठीक है। तो जहां भी दो शब्दों के मिलने से तीसरे चीज का भाव उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे चतुर्भुज
कभी कभी द्विगु समास में भी आ जाता है, कभी कभी बहुब्रीहि में क्योंकि चतुर्भुज में क्या है, पहले 4 है तो 4 क्या है, संख्या है, और भुज मतलब भुजाएं हैं। तो जहां भी पहली संख्या होता है वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पर जब कोई व्यक्तिवाचक की बात करेंगे, चतुर्भुज सीधे सीधे अगर बात करेंगे तो द्विगु होगा, लेकिन चतुर्भुज से जब किसी विशेष अर्थ यानी कि विष्णु भगवान के बारे में पता चलेगा तब वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। पीताम्बर कभी कभी कर्मधारय भी होता है, कभी कभी बहुब्रीहि होता है। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाली विशेषता है तो कर्मधारय, और पीताम्बर से अगर श्री कृष्ण की विशेषता बताई जाए तो ये बहुब्रीहि समास होगा। तो कभी कभी कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे कि जो प्रश्न पूछा गया हो किस रिस्पेक्ट, इसके यानी कि उसका पूछने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, उस पर ध्यान देंगे थोड़ा। छठा समास है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है, और परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से तत्पुरुष समास हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म क्या होता है, जिससे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ से को का लोप हो गया होता है, या इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि कर्म क्या है, द्वितीय विभक्त होती है, इसलिए इसे द्वितीय तत्पुरुष समास या विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मतदाता, तो देखिए मत को देने वाले को क्या कहते हैं, मतदाता। यहाँ पर को का लोप हो गया है। ठीक है, गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला या छूने वाला। ठीक है, तो गगनचुंबी में कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त करने वाला, तो यश प्राप्त में कौन से समास है, तत्पुरुष। ठीक है, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, कर्म तत्पुरुष समास। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो ये सब क्या है, ये सब है कर्म तत्पुरुष, जिसे द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कारक को भी याद रखेंगे। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण मतलब से होता है, जहां पर से का लोप हुआ हो, या इसे तृतीय तत्पुरुष विभक्त भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि करण क्या होता है, ये तृतीय विभक्त होता है, तो इसीलिए करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, जैसे करुणा पूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण, भयाकुल मतलब भय से आकुल, रेखांकित मतलब रेखा से अंकित, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त। ठीक है, शोकग्रस्त मतलब शोक से ग्रस्त, मन चाहा मतलब मन से चाहा, सूर रचित यानी कि सूर द्वारा रचित। तो जहां भी से शब्द का लोप या से चिन्ह का लोप हुआ हो वहां पर करण तत्पुरुष होता है, और करण क्या होता है, तृतीय विभक्त होता है, तो इसे तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान मतलब का या के लिए, और ये चतुर्थी विभक्त होता है, इसलिए इसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। जैसे प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला, देशभक्त, देश के लिए भक्ति, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो जहां भी के लिए चिन्ह छुपा हो यानी कि वो क्या है, संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, और संप्रदान चतुर्थी विभक्त होती है, इसलिए इसे चतुर्थी विभक्त या चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान मतलब से अलग होना, तो और ये पंचम विभक्त होती है, इसलिए इसे पंचम तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे धनहीन यानी कि धन से हीन, धन से अलग हो गया, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया है, देश निकाला, देश से निकाल दिया गया, ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त। तो जहां भी क्या है, किसी अभाव को दिखाया जाए, अलगाव को दिखाया जाए, वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, और अपादान कारक है तो इसलिए अपादान तत्पुरुष इसे कहेंगे। ठीक है, पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध मतलब कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पर संबंध क्या होता है, का की के। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राम आज्ञा नहीं, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, पराधीन, पर के अधीन यानी कि दूसरों के अधीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी चिन्ह है का की के है। ठीक है, उसके बाद राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, देश रक्षा, देश की रक्षा, शिवालय, शिव का आलय, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इन सब में क्या है, ये संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, वैसे इसे सामान्यतः तत्पुरुष समास ही कहेंगे, लेकिन अगर ज्यादा विस्तार से पूछेंगे तो कहेंगे संबंध तत्पुरुष समास होगा, या फिर और विस्तार से पूछना होगा तो कहेंगे संबंध क्या है, ये षष्ठी विभक्त है, तो इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है,
अगला है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण कौन सा कारक होता है? इसमें में पर ऊपर का लोप हुआ हो, और अधिकरण क्या होता है? सप्तमी विभक्त होता है, इसलिए इसे सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है, जैसे शोक मग्न यानी कि शोक में मग्न, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, आप बीती मतलब आप पर बीती, जो अपने आप पर बीती हुई आप बीती होते। ठीक है, गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश, लोकप्रिय यानी कि लोकों में प्रिय। ठीक है, तो इस सब में क्या है? ये अधिकरण तत्पुरुष है, या फिर और अगर विस्तार से पूछा जाएगा तो कहेंगे सप्तमी तत्पुरुष है। ठीक है, क्योंकि अधिकरण सप्तमी विभक्त होता है। यहाँ पर धर्मवीर यानी कि धर्म में वीर, कला श्रेष्ठ यानी कि कला में श्रेष्ठ, आनंदमय मग्न यानी कि आनंद में मग्न। तो इस तरह से तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य समास भी है जिसे कहते हैं नन समास। ठीक है, इसे ना और इया आप जो भी कहना चाहें इसे कह सकते हैं। तो नन समास, तो जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक अथवा नकारात्मक शब्द लगे हों उसे कहते हैं नन समास। जैसे अधर्म मतलब धर्म नहीं हो, या जिसके पास धर्म ना हो या जो धर्म ना करे तो अधर्म होगा। ठीक है, अनिष्ट यानी कि जो निष्ठ ना हो अनिष्ट, अनावश्यक यानी कि अनावश्यक, जो आवश्यक ना हो अनावश्यक। ठीक है, नापसंद जो पसंद नहीं हो वो नापसंद, गैर वाजिब जो वाजिब, वाजिब मतलब मुनासिब या उचित। ठीक है, उसे कहते हैं गैर वाजिब। तो यहाँ पर जहाँ भी पूर्व पद क्या होते हैं? निषेधात्मक होते हैं या नहीं करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? सब नन समास होते हैं। ये इन 6 समास के अलावा एक अन्य समास भी है। ठीक है, तो इस तरह से समास का चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इस पे हम लोगों ने अलग अलग 6 समास के बारे में भी देखा, उन्हें विस्तार से पढ़ा, उसके काफी उदाहरण भी देखे। सीधे सीधे उदाहरण परीक्षा में पूछाते हैं और पूछता है कि इसमें कौन सा समास होगा। इसे दे देगा कि धनहीन में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे तत्पुरुष समास। अगर और विस्तार से पूछ लिया तो धनहीन मतलब धन से हीन, तो धन से अलग हो गया, धन का अभाव है, तो अभाव के लिए जो से होता है वो अपादान तत्पुरुष होता है, अपादान विभक्त होता है। तो और अपादान पंचम तत्पुरुष होता है, तो कह देगा या तो अपादान तत्पुरुष या पंचम तत्पुरुष। ठीक है, या खाली तत्पुरुष ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए और सारी चीजें रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक